हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे। मेरे भाई, आप लोगों को हिस्ट्री का अगर आप देखिए, एक बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, और आपका एग्ज़ाम में मात्र अभी 20 दिन बाकी है, 20 दिन बाकी है मेरे भाई। 20 दिन में आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप कम समय में कैसे आप नंबर को इंक्रीज करेंगे, कैसे आप ज़्यादा नंबर लाएंगे मेरे भाई, आइए सुनिए समझिए। देखिए, आपका ये जो पूछा गया प्रश्न है, ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। और ये देखिए 12/3/2025 में पूछा गया प्रश्न है। जिस प्रकार से आपको हिस्ट्री का सीरीज लेके आए, उसी प्रकार से आपको ज्योग्राफी का लेके आएंगे, उसी प्रकार से मेरे भाई आपको पॉलिटी का लेके आएंगे, इकोनॉमिक्स का लेके आएंगे। यानी सारा सब्जेक्ट का आपको इस चैनल पे मिलने वाला है आपके एग्ज़ाम से पहले। तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ये होगा, जो आप लोग जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है, आपका 2025 में पूछा गया प्रश्न है, आप सारे प्रश्न को कर जाइए। आपका प्रश्न इसी के इर्द गिर्द मेरे भाई रहेगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रश्न को नहीं करके जाएंगे। लेकिन आप देखिए प्रश्न किस डेप्थ तक जा चुका है, प्रश्न का लेवल। तो ये हमारा हिस्ट्री का दूसरा क्लास होगा, और इस क्लास में भी आपको 100 प्रश्न लेके आए हैं और आपको सिखाएंगे, बताएंगे जो आपका आंसर क्या होगा, और मेरे भाई बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ। तो आप शांति बना के, धैर्य बना के वीडियो को लास्ट तक देखिए। और इस प्रश्न में शुरू करने जा रहे हैं 101 नंबर प्रश्न से, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए। करा निम्नलिखित नेताओं में से कौन आत्मनिर्भरता के विचार का प्रबल समर्थक था और एक अतिवादी था? तो ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो कौन आत्मनिर्भरता के विचार पर प्रबल समर्थक था? तो आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। कौन हो जाएगा? तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। प्रश्न संख्या 102 को देखिए। करा निम्नलिखित में से क्या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की विफलता का एक कारण नहीं था? यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो विफल हुआ, इसका एक कारण नहीं था। कौन सा नहीं था? तो वो बता दीजिए। विदेशी ताकतों द्वारा मजबूत समर्थन, विद्रोह का सीमित भौगोलिक विस्तार, या विद्रोहियों में एकता का अभाव, या श्रेष्ठ ब्रिटिश सैन्य प्रौद्योगिकी। तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर, बताइए। तो मेरे भाई विदेशी ताकतों द्वारा मजबूत समर्थन, यानी विदेशी ताकत का ज़्यादा समर्थन नहीं था, इसीलिए इसका कारण ये नहीं होगा, ठीक है। विफलता का कारण नहीं होगा, ठीक है। 103 नंबर प्रश्न को देखिए। करा 9 अगस्त 1942 को अरुणा आसफ अली ने किस स्थान पर निडरता पूर्वक भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज फहराया था? तो कहाँ पे फहराया था अरुणा आसफ अली 9 अगस्त 1942 को? सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, या रेजिडेंसी परिसर लखनऊ में, या ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई में, या आपका एक ऑप्शन और है लाल किला दिल्ली पे। कहाँ पे फहराया था बताइए। तो 103 का आंसर क्या होगा? तो मेरे भाई आपको पता होगा ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में है, महाराष्ट्र मुंबई में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए प्रश्न संख्या 104 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 104 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 104 को आप किस प्रकार से लगाएंगे? निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त अन्य सभी अतिवादी नेता थे। अतिवादी नेता यानी किसके अलावा कौन अतिवादी नेता थे? तो आपका 104 का राइट आंसर बताइए। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अरबिंदो घोष आपका, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अतिवादी नेता में कौन कौन था? तो लाल बाल और अरविंद घोष। लाल बाल पाल अरविंद घोष। और कौन था? तो अरविंद घोष था, अरविंदो घोष था। तो ये 4 व्यक्ति आपका अतिवादी नेता के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ से कौन हो जाएगा? करा निम्नलिखित में से कौन डैश के अतिरिक्त अन्य सभी अतिवादी नेता थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के अतिरिक्त ये सभी क्या थे? तो अतिवादी नेता थे।
अब आइए प्रश्न संख्या 105 को देखिए। 105 आपके सामने है। कहता वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली में धन की इकाई के रूप में किसका उपयोग किया जाता था? मवेशी का, चांदी के सिक्के का, अस्त्र शस्त्र का, तांबे के सिक्के का। वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली में धन की इकाई में किसका प्रयोग किया जाता था? तो बताइए, मवेशी का या चांदी के सिक्के का या अस्त्र शस्त्र का या तांबे के सिक्के का, किसका किया जाता था? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मवेशी का। किसका हो जाएगा? तो मवेशी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 106 देखिए। करा मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई निम्न में से कौन थी? कस्बा, प्रांत, गांव, जिला। तो कौन सा था? सबसे छोटी प्रशासनिक सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा? आपका गांव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो गांव हो जाएगा। ठीक। तो अब प्रश्न संख्या 107 को देखिए। करा निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का एक सामाजिक कारण नहीं है? बलात्, धर्मांतरण, मशीनरियों का प्रभाव। मशीनरियों का प्रभाव मेरे भाई यानी ईसाई धर्म का प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार। ठीक है। पारंपरिक उद्योगों का पतन, धार्मिक हस्तक्षेप। तो सामाजिक कारण कौन सा एक नहीं हो जाएगा? तो बता दीजिए। 107 का बताइए। तो पारंपरिक उद्योगों का पतन, यही आपका कारण नहीं था। नहीं तो बाकी मेरे भाई बलात्, धर्मांतरण, यानी कि आप ये कह सकते हैं आप जिस भी धर्म में है धर्म का स्थानांतरण, ये कह सकते हैं। मशीनरियों का प्रभाव था, प्रारंभिक उद्योग का पतन नहीं था। ये एक कारण, सामाजिक कारण नहीं है 1857 के विद्रोह का। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 108 को देखिए। 108 आपके सामने है और 108 क्या कहता है? कह रहा है 1857 की सर्दियों में लखनऊ में विद्रोही आंदोलनों को दबाने के लिए निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था? सर आयर कुटे, सर कॉलिन कैंपबेल, सर क्लाउड ओचिनलेक, सर जनरल रॉबर्ट्स। तो किसने हो जाएगा 1857 की विद्रोह में? बताइए। 108 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो 108 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सर कैंपबेल, सर कॉलिन कैंपबेल हो जाएगा। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 109 नंबर प्रश्न को पढ़िए। करा मौर्य साम्राज्य में जिले का प्रशासन किसकी जिम्मेदारी हुआ करती थी? जिले के प्रशासन, जिले का शासन। तो क्या कोषाध्यक्ष को, युक्त को, या पुरोहित को, या प्रादेशिक को? तो किसके हाथ में होता था जिला का प्रशासन मौर्य काल में? तो आपका प्रादेशिक का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्रादेशिक का हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 110 को देखिए। प्रश्न संख्या 110 आपके सामने है। पढ़िए एक बार प्रश्न को और देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस अतिवादी नेता ने बाद में आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया और उसका संबंध पांडिचेरी यानी अभी का पुदुचेरी से था? अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। तो किस अतिवादी नेता आध्यात्मिक मार्ग पे चले गए? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। अरविंदो घोष हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो आइए प्रश्न संख्या 111 को देखते हैं। 111 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट्स को समाप्त कर दिया था? विलियम बेंटिक ने, कैनिंग ने, या एलन ब्रो ने, या हार्डिंग ने? किसने? तो 111 का बताइए क्या आंसर होगा? तो लॉर्ड कैनिंग जो एक गवर्नर जनरल था और इसी ने हड़प नीति को क्या किया था? समाप्त कर दिया था। ठीक है। आइए 112 नंबर प्रश्न को देखिए। 112 नंबर प्रश्न आपके सामने है। करा 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति की मांग करते हुए पारित प्रस्ताव किस स्थान पर घोषित किया गया था? नागपुर में किया गया था, या अहमदाबाद में किया गया था, या अमृतसर में किया गया था, या बम्बई में किया गया था? कहाँ किया गया था बताइए। तो 8 अगस्त 1942 को आपका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे। क्या हो जाएगा? तो बॉम्बे हो जाएगा। बॉम्बे में ही ब्रिटिश शासन की तत्कालिक मांग की समाप्ति करते हुए पारित हुआ था ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। कब? तो 8 अगस्त 1942 को। आइए प्रश्न संख्या 113 को देखते हैं। 113 आपके सामने है। पढ़िए एक बार प्रश्न को। करा विशिष्ट रूप से स्वराज की मांग के साथ असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? स्वराज की मांग के साथ असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करने के लिए
किस विशेष अधिवेशन में आयोजित किया गया था? बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो मेरे भाई असहयोग आंदोलन आपको पता होगा 1 अगस्त 1920 से चालू हुआ था, 1 अगस्त 1920 से। तो ये आपका स्वराज की मांग असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 114 नंबर प्रश्न को देखिए। 114 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है 1577 में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसमें श्री दरबार साहिब की नींव रखने वाले चौथे गुरु कौन थे? यानी 1577 ईस्वी में अमृतसर में श्री दरबार साहिब की नींव रखने वाले चौथे गुरु कौन थे? तो आपको पता होगा सिख गुरु के यानी सिख धर्म के चौथे गुरु कौन है? तो गुरु रामदास है, गुरु रामदास है। तो मेरे भाई गुरु रामदास आपका चौथे गुरु थे, सिख गुरु। तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये सवाल, ये प्रश्न, ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 115 नंबर देखिए। 115 नंबर आपके सामने है और क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है 1906 के कोलकाता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज या स्वशासन की मांग की थी? क्या दादा भाई नौरोजी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, बाल गंगाधर तिलक थे, ए.ओ. ह्यूम थे? कौन थे? तो स्वराज शब्द का सबसे पहले 1906 कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने किए थे। किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए प्रश्न संख्या 116 को देखते हैं। 116 को पढ़िए क्या कह रहा है। 116 पढ़िए क्या कह रहा है मेरे भाई। कह रहा है रमाबाई रानाडे जो एक सामाजिक कार्यकर्ता और सुधारक थी, उन्हें 1909 में पुणे में डैश शुरू करने के लिए याद किया जाता है। यानी वो क्या शुरू की थी 1909 ईस्वी में पुणे में? बताइए कौन सी संगठन थी जिसको प्रारंभ की थी रमाबाई रानाडे ने? तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। विधवा कल्याण संघ, अभिनंदन शैक्षणिक और कल्याण सोसाइटी, महिला कल्याण के लिए सेवा सदन, या भारतीय कल्याण परिषद? किसकी शुरुआत की गई थी रमाबाई रानाडे के द्वारा 1909 ईस्वी में पुणे में? बताइए क्या होगा। तो महिला कल्याण के लिए सेवा सदन। क्या होगा? तो महिला कल्याण के लिए सेवा सदन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए 117 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 117 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अतिवादियों का मानना था कि आर्थिक आत्मनिर्भरता देश के लिए आवश्यक है, ब्रिटिश शोषण से लड़ने के लिए, या ब्रिटिश सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए, या कराधान में वृद्धि करने के, निर्यात को बढ़ावा देने में। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा ब्रिटिश शोषण से लड़ने के लिए। यानी अतिवादी के अंतर्गत कौन कौन नेता आते हैं? बताइए, अभी जस्ट आपको बताएं। लाल बाल पाल और अरविंदो घोष। ठीक है, ये 4 व्यक्ति अतिवादी नेता माने जाते थे। तो इसका आर्थिक आत्मनिर्भरता देश के लिए आवश्यक था, तो ब्रिटिश शोषण से लड़ने के लिए। आइए प्रश्न संख्या 118 को देखिए। 118 आपके सामने है। 118 आपके सामने क्या कह रहा है। कह रहा नवंबर 1857 की शाही उद्घोषणा यानी कि रॉयल प्रोक्लेमेशन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव प्रावधान नहीं था? तो भारत में क्षेत्रों को आगे विस्तार नहीं किया जाएगा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत, या व्यापक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति, व्यापकगत नीति को ही हड़प नीति कहते हैं, को समाप्त किया गया। भारतीयों के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप न करना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। 118 का बताइए क्या होगा राइट आंसर। कौन सा प्रावधान नहीं था? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत, ये प्रावधान नहीं था। ठीक है, अब आइए 119 नंबर प्रश्न को देखिए। 119 नंबर कह रहा है किस प्रमुख शहर की हार 1857 के विद्रोह का प्रतीकात्मक अंत था? किस प्रमुख शहर का हार बताइए 1857 के विद्रोह का प्रतीकात्मक अंत था? तो हो जाएगा क्या? दिल्ली। आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली का। ठीक है, 120 नंबर प्रश्न को देखिए। 120 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या करा? 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने किस कमांडर इन चीफ ने लखनऊ पर कब्जा किया था?
यानी 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस कमांडर इन चीफ ने लखनऊ पर कब्जा किया था? तो क्या ये आपका कैंपबेल था, या विलियम टेलर एंड आई था, या कर्नल ऑनसेल था, या ह्यूरोज था? कौन था बताइए? तो आपका कैंपबेल था। लखनऊ से कमांडर इन चीफ आपका कौन था? तो कॉलिन कैंपबेल था, जिन्होंने लखनऊ में 1857 के विद्रोह को दबाया था। ठीक है, आइए 121 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 121 नंबर प्रश्न आपके सामने है, देखिए प्रश्न। 1848 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी के साथ भारत का पहला बालिका विद्यालय किस शहर में खोला था? कोलकाता में, या दिल्ली में, या पूना में, या मद्रास में? किस शहर में खोला गया था? ज्योतिबा फुले की पत्नी के साथ जो खोला था बालिका विद्यालय, किस शहर में खोला गया था? तो बताइए क्या हो जाएगा? कोलकाता होगा, या दिल्ली होगा, या पूना होगा, या मद्रास होगा? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूना। ठीक है, क्या हो जाएगा? पूना हो जाएगा। पूना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 122 नंबर। कानपुर में 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश सेना ने किसके नेतृत्व में दमन किया था? यानी किसने दबाया था कानपुर में? बताइए, क्या कैंपबेल था, क्या ह्यूरोज था, क्या ऑनसेल था, या निकोलसन था? कौन था बताइए 122 नंबर का? तो मेरे भाई यूपी में, यानी कि आप ये कह सकते हैं संयुक्त प्रांत में जो सेना का नेतृत्व कर रहा था ब्रिटिश की तरफ से, वो था क्या? तो कैंपबेल। यही जो है यूपी के बहुत सारे, यानी संयुक्त प्रांत के बहुत सारे जगहों से सेना का नेतृत्व ब्रिटिश की तरफ से कर रहा था और बहुत सारे 1857 के विद्रोह को दबाने का प्रयास किया है। आइए 123 नंबर प्रश्न को देखिए। 123 नंबर आपके सामने है प्रश्न। 1857 के विद्रोह में आरा के कुंवर अमर सिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान को अपना रण क्षेत्र बनाया था? आजमगढ़ को और गाजीपुर को, ग्वालियर को, झांसी को, रोहिलखंड को, लखनऊ को? किसको बनाया था? अमर कुंवर सिंह। ये देखिए कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों भाई थे, जिन्होंने आरा से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। तो इसका रण क्षेत्र किसको ये दोनों भाई अपना रण क्षेत्र बनाए थे? बताइए 123 नंबर का बताइए। आजमगढ़ और गाजीपुर हो जाएगा। आजमगढ़ और गाजीपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 124 नंबर प्रश्न को देखिए। 124 नंबर प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के विदेशी व्यापार का सबसे सटीक वर्णन करता है? क्या भारत ब्रिटेन के अलावा मुख्यतः अन्य यूरोपीय देशों के साथ व्यापार करता था? भारत कच्चा माल आयात करता था, तैयार माल का निर्यात करता था? भारत के विदेशी व्यापार से अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ हुआ? आवश्यक वस्तुओं की कमी दूर हुई? भारत का व्यापार बड़े पैमानों पर ब्रिटेन द्वारा नियंत्रित था तथा श्रीलंका, चीन, ईरान जैसे देशों के साथ इनका व्यापार सीमित था? तो क्या हो जाएगा? सटीक वर्णन कौन करता है? तो मेरे भाई ऑप्शन डी आपका सटीक वर्णन करता है। क्या वर्णन करता है? तो भारत का व्यापार बड़े पैमाने पर ब्रिटिश द्वारा नियंत्रित था। यानी ब्रिटिश जो है पहले आया था क्या व्यापार करने ही ना, तो उसी का क्षेत्र था, उसी के कारण अपना राजनीतिक प्रभुसत्ता इस पे स्थापित किया और तब जाके इस पे अपना व्यापार शुरू कर रहा था। पहले तो वो व्यापार करने के उद्देश्य से आया, लेकिन उसको जैसे जैसे मौका मिलते गया वैसे वैसे मेरे भाई इस पे कब्जा करते गया, यानी राजनीतिक हस्तक्षेप करता गया। तो आपका 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब ये प्रश्न संख्या 125 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 125 क्या कहता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के सुधारों का अध्ययन करने और संवैधानिक सुधारों के लिए आगे के लिए उपाय सुझाने के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? भारत सरकार अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के सुधार का अध्ययन करने के लिए चैटफील्ड आयोग, हंटर आयोग, फ्लड आयोग, साइमन आयोग? किस आयोग का? बोलिए कौन सा राइट आंसर होगा 125 का? तो आपका हो जाएगा साइमन कमीशन आयोग का। साइमन कमीशन आयोग का 10 वर्ष के बाद आगमन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 126 को देखिए। 126 को पढ़िए एक बार आप। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था डैश पर आधारित था? वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित था? ज्ञान पे, धर्म पे,
या जन्म पे या पेशा पे? तो मेरे भाई आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए? किस पे आधारित था वर्ण व्यवस्था? तो पेशा पे आधारित था। किस पे आधारित था? तो पेशा पे आधारित था। देखिए सारा का सारा प्रश्न आपका आरपीएफ कांस्टेबल का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब आइए प्रश्न संख्या 127 को देखते हैं। 127 क्या कह रहा है? कह रहा तिलक का मानना था कि राजनीतिक अधिकार केवल डैश से प्राप्त किए जा सकते हैं, कूटनीति परिचर्चाओं से, साहसिक कार्रवाई से यानी प्रबल दबाव से, अनुनय विनय से, वार्तालाप से। किससे? तिलक का क्या मानना था? राजनीतिक अधिकार केवल डैश से प्राप्त किया जा सकता है। किससे? साहसिक कार्यवाही से। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 128 को देखिए। 128 आपके सामने है, क्या करा? करा भारतीय हस्तशिल्प पर ब्रिटिश नीतियों का प्रमुख प्रभाव क्या था? उन्नतशील निर्यात बाजार, स्वदेशी उद्योगों का समर्थन, ब्रिटिश वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा के कारण गिरावट, परंपरागत शिल्प का आधुनिकीकरण। भारतीय हस्तशिल्प पर ब्रिटिश नीतियों का क्या प्रमुख प्रभाव था बताइए, क्या था? 128 का बताइए क्या होगा? ब्रिटिश वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा के कारण गिरावट, यानी ब्रिटिश वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन करने से के कारण भारतीय हस्तशिल्प पर गिरावट आ गया, ठीक है। अब आइए 129 नंबर प्रश्न को देखिए। 129 नंबर प्रश्न आपके सामने है। करा निम्नलिखित में से किस भवन या वास्तुकला का उपयोग मुख्यतः बौद्ध भिक्षुओं के आवासीय उद्देश्य के लिए किया गया था? स्तूप का, चैतिका, स्तंभ का या विहार का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विहार। क्या हो जाएगा? विहार। 130 नंबर प्रश्न को देखिए। 130 नंबर प्रश्न कर रहा है मेरठ में विद्रोह के बाद सिपाही कहां चले गए? मेरठ में बरेली, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, कहां चले गए थे मेरठ में विद्रोह के बाद? तो आपका मेरठ के विद्रोह के बाद सिपाही सब सारे के सारे चले गए थे दिल्ली, ठीक है। 131 नंबर प्रश्न को पढ़िए। 131 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा 1928 में भगत सिंह और अन्य विद्रोहियों के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA को गुप्त रूप से किसने पुनर्गठित किया? इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA रखा। चित्तरंजन दास थे क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे या चंद्रशेखर आजाद थे या सुभाष चंद्र बोस थे? कौन थे वो व्यक्ति? मेरे भाई वो व्यक्ति थे चंद्रशेखर आजाद। कौन थे? तो चंद्रशेखर आजाद थे, ठीक है। 132 नंबर प्रश्न देखिए। कारा रामानुज जिन्होंने विशिष्ट द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और जिनका मानना था कि मोक्ष प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन विष्णु की गहन भक्ति है, उनका जन्म 11वीं शताब्दी में किस भारतीय राज्य में हुआ था? रामानुज का जन्म किस भारतीय राज्य में हुआ था? गुजरात में हुआ था, केरल में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था या तमिलनाडु में हुआ था? कहाँ हुआ था बताइए? तो तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तो तमिलनाडु राज्य में हो जाएगा। आइए 133 नंबर प्रश्न को देखिए। 133 नंबर प्रश्न आपके सामने है। करा 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भूस्वामियों और जमींदारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई? भूमि पुनर्वितरण की नीति, भूमि राष्ट्रीयकरण की नीति, संपत्ति जब्त करने की नीति, वह नीति जो उनके अधिकारों का संरक्षण करती है और उनकी भूमि पर सुरक्षा प्रदान करती है। तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भूस्वामियों और जमींदारों के संबंध में क्या नीति अपनाई थी बताइए? 133 नंबर का बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो वह नीति जो उनके अधिकारों का संरक्षण करती थी और उनकी भूमि पर सुरक्षा प्रदान करती थी, ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अब पढ़िए 134 नंबर प्रश्न। 134 नंबर प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा 1857 के विद्रोह में शामिल निम्नलिखित में से कौन सा नेता बाजीराव पेशवा द्वितीय का दत्तक पुत्र था? नाना साहेब थे, राजा प्रताप सिंह थे या कुंवर सिंह थे या तात्या टोपे थे? कौन थे बाजीराव पेशवा का द्वितीय दत्तक पुत्र कौन था बताइए? 134 नंबर का प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा?
तो मेरे भाई नाना साहेब थे। कौन थे? तो नाना साहेब थे। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए 135 नंबर प्रश्न को देखिए। 135 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा भारत में ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली यानी द्वि शासन शुरू की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1929, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909। किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी? बताइए क्या होगा? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है। आइए 136 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 136 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है देखिए एक बार। करा स्वतंत्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में चरमपंथियों का लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या नहीं था? भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार, ब्रिटिशों के साथ सीधी बातचीत, आर्थिक आत्मनिर्भरता, राजनीतिक स्वतंत्रता। क्या नहीं था? बताइए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में चरमपंथियों का लक्ष्य क्या नहीं था? बताइए क्या होगा आंसर? तो ब्रिटिशों के साथ सीधी बातचीत करना नहीं चाहते थे वो, यही सीधा लक्ष्य नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 137 नंबर। करा 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस दो स्टेशनों के बीच चली थी? बॉम्बे वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच, चेन्नई और बेंगलोर के बीच, हावड़ा और रानीगंज के बीच, या दिल्ली और आगरा के बीच? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताइए। तो बॉम्बे वीटी और कुर्ला हावर के बीच चला था आपका 3 फरवरी 1925 को इलेक्ट्रिक ट्रेन। ठीक। 138 देखिए। 138 क्या कह रहा है? कह रहा है गुप्त काल में प्रचलित किस धातु के सिक्के को रूपक के नाम से जाना जाता था? तांबे के सिक्के को, चांदी के सिक्के को, लोहे के सिक्के को, या सोने के सिक्के को? किस सिक्के को रूपक कहा जाता था? बताइए क्या होगा राइट आंसर 138 का? बताइए फटाक से। तो चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था गुप्त काल में। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। 139 नंबर। करा निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन व्यापारिक बंदरगाह अफगानिस्तान में पाया जाता है? रंगपुर, पादरी, सोरतुघाई, या आलमगीरपुर? कौन सा हो जाएगा जो अफगानिस्तान में है अभी? बोलिए क्या होगा राइट आंसर? बताइए जल्दी। तो सुरतोघाई हो जाएगा। सुरतोघाई ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। 1857 में महाराष्ट्र के धुले जिले से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर, या ख्वाजा सिंह, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई? महाराष्ट्र से बताइए किसने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह को? बताइए 140 का क्या होगा राइट आंसर? बताइए। तो आपका हो जाएगा ख्वाजा सिंह। कौन हो जाएगा? ख्वाजा सिंह हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। 141 प्रश्न संख्या 141 को देखिए। 141 क्या कहता है? वैदिक ब्राह्मणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से था, पंचविश ब्राह्मण का संबंध सामवेद से था। ऑप्शन देखिए, केवल 2 सही है, ना तो 1 ना ही 2 ही है, केवल 1 है। ए और 2 दोनों सही है। तो मेरे भाई ए और 2 दोनों सही हो जाएगा। ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से था और पंचविश ब्राह्मण का संबंध सामवेद से था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 142 को देखिए। 142 क्या कह रहा है? करा गुप्त काल में गणित की किन महत्वपूर्ण पद्धतियों का विकास हुआ था? क्रमचय संचय का, यूक्लिडियन ज्योमेट्री का, या डेसिमल नोटेशन सिस्टम का, या डिफरेंशियल कैलकुलेशन का? किसका? बताइए। गुप्त काल में गणित का किन महत्वपूर्ण पद्धति का विकास हुआ था? क्या होगा राइट आंसर? बताइए 142 का। तो डेसिमल नोटेशन सिस्टम का, यानी कि दशमलव अंकन प्रणाली का। बिल्कुल राइट आंसर होगा ये।
करा सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत अवध को कब मिला लिया गया? सहायक संधि के तहत कब अवध को मिलाया गया? ब्रिटिश प्रांत में 1856 ईस्वी में, 1851 ईस्वी में, या 1855 ईस्वी में, या 1853 ईस्वी में? कब मिलाया गया था बताइए? 1856 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए 144 नंबर। करा अलाई दरवाजा मुगल वास्तुकला के निम्नलिखित में से किस स्मारक का एक भाग है? लाल किला आगरा का, लाल किला दिल्ली का, कुतुब मीनार दिल्ली का, ताजमहल आगरा का? बताइए किसका है एक हिस्सा अलाई दरवाजा? बताइए 144 का राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? कुतुब मीनार दिल्ली का जो आपका मेन गेट है ना उसी को अलाई दरवाजा कहा जाता है। ठीक है। वैदिक काल में 145 देखिए, वैदिक काल में समाज में राजन्य की क्या भूमिका होती थी? पुजारी और विद्वान, व्यापारी और कारोबारी, राजा और योद्धा, किसान और मजदूर? किसका? राजन्य की भूमिका क्या होती थी? बताइए क्या होता था? बताइए फटाक से 145 नंबर। तो राजा और योद्धाओं का, राजा और योद्धाओं का राजन्य कहा जाता था। ठीक है। करा है अशफाक उल्लाह खां सहित राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने किस वर्ष काकोरी कांड को अंजाम दिया था? 1918 में, 1920 में, 1922 में, 1925 में? कब? बताइए 146 का। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर क्या? 1925। डेट बताइए एग्जैक्ट। 7 फरवरी 1925 हो जाएगा राइट आंसर। 7 फरवरी 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया गया था अशफाक उल्लाह खां और रामप्रसाद बिस्मिल और उनके सहयोगी साथी के द्वारा। आइए 147 नंबर प्रश्न। करा नेहरू ने इस बात पर बल दिया कि संविधान सभा को अपनी ताकत मुख्य रूप से डैश से मिली है? किससे मिली है संविधान सभा को अपना ताकत? नेहरू का क्या कहना था? औपनिवेशिक संवैधानिक सुधारों से, पश्चिमी क्रांतियों के विचारों से, या ब्रिटिश कानूनों और प्रशासन से, भारतीय लोगों की इच्छा शक्ति से? किससे? 147 का बताइए आंसर क्या होगा? तो भारतीय लोगों को इच्छा शक्ति से, भारतीय लोगों के इच्छा शक्ति से संविधान सभा को ताकत मुख्य रूप से मिला था। नरम दलवादी लीडरों ने डैश में समकालिक आईसीएस परीक्षा कराने की मांग की? भारत और इंग्लैंड के बीच? करा नरम दलवादी लीडरों ने डैश में यानी कहाँ कहाँ समकालिक आईसीएस परीक्षाएं करवाने की मांग की? तो भारत और इंग्लैंड, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और कनाडा, भारत और ऑस्ट्रेलिया? कहाँ कहाँ बताइए? तो भारत और इंग्लैंड। जैसे इंग्लैंड में पहले आईसीएस की परीक्षा होती थी तो उसी प्रकार से भारतीयों ने, भारत के नरमवादी लीडरों ने इस चीज़ का मांग किया कि इंग्लैंड की तरह ही भारत में भी आईसीएस परीक्षा की परीक्षाएं हो। ठीक है। तो सबसे पहले आईसीएस परीक्षा कहाँ शुरू हुआ था बताइए? चीन में। यानी आईसीएस परीक्षा यानी आईसीएस प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? चीन है। आइए 149 नंबर प्रश्न को देखिए। करा हड़प्पा में डैश रंग के बलुआ पत्थरों से बना एक पुरुष धर मिला था? कहाँ? किस रंग का था? भूरे रंग का था, पीले रंग का था, हरे रंग का था, लाल रंग का था? किस रंग का था बताइए? 149 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। किस रंग का था? लाल रंग का था। किस रंग का था? लाल रंग का था। आपका राइट आंसर लाल रंग। 150 प्रश्न संख्या 150 को देखिए। करा 1706 में सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रमाणित किया गया था? गुरु अंगद, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव? किसके द्वारा 1706 ईस्वी में पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा प्रमाणित किया गया था? बताइए 150 का। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। करा सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव का जन्म निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1532 में, 1576 में, 1425 में, 1469 में? किस ईस्वी में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? किस वर्ष? बताइए 150 प्रश्न का यानी 150 प्रश्न संख्या 151 का आंसर बताइए क्या होगा? 1469 ईस्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? 1469। आइए प्रश्न संख्या 152 को देखिए। 152 क्या कह रहा है?
करा 1857 से पहले अंग्रेजों के प्रति भारतीय सैनिकों में निम्नलिखित में से कौन सा असंतोष का कारण नहीं था? असंतोष का कारण नहीं था। कम वेतन, खराब परिस्थिति, क्या ये असंतोष का कारण नहीं था? अंग्रेजों द्वारा भारतीय रीति रिवाजों का अनादर, क्या ये असंतोष का कारण नहीं था? अंग्रेजों द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा, क्या ये असंतोष का कारण नहीं था? मुगल बादशाह का समर्थन, क्या ये असंतोष का कारण नहीं था? कौन सा इसमें असंतोष का कारण नहीं था बताइए? 152 नंबर प्रश्न। तो मुगल बादशाह का समर्थन असंतोष का कारण नहीं था। करा 153, मुगल काल के दौरान महाभारत का रच्मनामा के नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल फैजी ने, अब्दुल रहीम खान ने, दारा शिकोह ने। किसने मुगल काल में महाभारत का रज्मनामा से फारसी भाषा में अनुवाद किया था? अबुल फजल किया था, या फैजी किया था, या अब्दुल रहीम खान किया था, या दारा शिकोह किया था? किसने किया था? तो अबुल फजल हो जाएगा। कौन किया था? तो अबुल फजल हो जाएगा। करा इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खां, मौलवी लियाकत अली, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, या तात्या टोपे? और तात्या टोपे किसने किया था इलाहाबाद से बताइए? तो मौलवी लियाकत अली। ये प्रश्न आपको कल भी कराए थे, याद कीजिए आप। ठीक है, आइए 155 नंबर प्रश्न को देखिए। करा निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। किसके तहत बताइए? भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया था, किस अधिनियम के तहत बताइए? 155 का राइट आंसर बोलिए। तो भारत सरकार अधिनियम 1858। ये अधिनियम कब आया था? तो 1858 में आया था। क्यों आया था? क्योंकि 1857 का विद्रोह जो हुआ इसी के कारण आया था ये भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है। करा 1919 में जब भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की पारित हुआ तब चेम्सफोर्ड डैश था? क्या था? भारत का वायसराय था, या ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, या भारत का राज्य सचिव था, या भारत का गवर्नर जनरल था? चेम्सफोर्ड क्या था बताइए? 156 का बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपका भारत का क्या था बताइए? वायसराय था। क्या था? तो वायसराय था मेरे भाई, भारत के वायसराय पद पे था। यानी मॉन्टेग्यू क्या था? अगर यहाँ पे आपसे मॉन्टेग्यू पूछ ले, मॉन्टेग्यू क्या था इसमें? 1919 में जब भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पारित हुआ तो तब लॉर्ड चेम्सफोर्ड था आपका वायसराय। तो मॉन्टेग्यू क्या था? तो मॉन्टेग्यू था भारत का राज्य सचिव, यानी राज्य सचिव के पद पे मॉन्टेग्यू था, और चेम्सफोर्ड जो है आपका भारत का वायसराय पद पे था। ठीक है, तो आइए 157 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। करा निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश कंपनी शासन की औपचारिक शुरुआत हो गई? प्लासी का युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। किस युद्ध के बाद बताइए ब्रिटिश कंपनी की औपचारिक शुरुआत हो गई? 157 का बताइए। तो प्लासी का युद्ध हो जाएगा इसमें राइट आंसर, प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध से ही माना जाता है कि भारत में ब्रिटिश कंपनियों का शासन की औपचारिकता की शुरुआत हो चुकी है। गुप्त, अब देखिए 158। करा गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से किस विभाग के प्रभारी को संधि विग्रहिक कहा जाता था? शांति और युद्ध विभाग के प्रभारी को, न्याय विभाग के प्रभारी को, पुलिस विभाग के प्रभारी को, या शाही महल विभाग के प्रभारी को? किसको कहा जाता था बताइए? तो आप राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो शांति और युद्ध विभाग के अधिकारी को संधि विग्रहिक कहा जाता था। 159 नंबर प्रश्न को देखिए। करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन भारत के किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? लॉर्ड डफरिन के समय, लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड लिटन के समय, लॉर्ड रिपन के समय? किसके समय? तो मेरे भाई आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो लॉर्ड डफरिन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 160 नंबर प्रश्न को देखिए। करा गुप्त साम्राज्य के दौरान धार्मिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम द्वारा किया गया था। नरसिंह गुप्त बालादित्य महायान बौद्ध से प्रभावित थे। क्या होगा, सही होगा कौन बताइए मेरे भाई। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। यह बात बिल्कुल सही है। नरसिंह गुप्त बालादित्य महायान बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, सही बात है। तो दोनों सही है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 161 नंबर प्रश्न को। 161 नंबर प्रश्न आपके सामने है। करा 1857 में पंजाब के लुधियाना जिले से ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध युद्ध निम्नलिखित में से किसने लड़ा था। पंजाब से किसने लड़ा था बताइए। नाना साहब ने, मौलाना शाह अब्दुल कादिर ने, खान बहादुर खान ने, लक्ष्मीबाई ने। किसने लड़ा था ब्रिटिशों के विरुद्ध पंजाब के लुधियाना से, बताइए क्या होगा राइट आंसर बताइए। तो मौलाना शाह अब्दुल कादिर। किसने लड़ा था, तो मौलाना शाह अब्दुल कादिर ने लड़ा था। आइए प्रश्न संख्या 162 को देखिए। भारत में शासन करने की शक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश संसद को निम्नलिखित में से किस वर्ष हस्तांतरित किया गया था। 1867 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में। भारत में शासन करने की शक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश संसद को निम्नलिखित में से किस वर्ष दिया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1858 जो आया ना, उसी के बाद जो है ये ब्रिटिश कंपनी ब्रिटिश संसद को दे दिया गया। यानी ये ब्रिटिश संसद, भारत का शासन जो है ब्रिटिश कंपनी से नहीं संभल रहा था, तो ब्रिटिश संसद को दे दिया गया 1858 ईस्वी में। तो 162 का राइट आंसर हो जाएगा 1858। अब 163 नंबर प्रश्न को देखिए। कह रहा है दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश की काल अवधि क्या है। क्या 1414 से 1446 है, क्या 1414 से 1451 है, क्या 1414 से 1430 है, क्या 1424 से 1445 है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा 1414 से 1451। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 164 नंबर प्रश्न देखिए। करा डैश की घटना के बाद ग्रामपंथी नेता की तिकड़ी लाल बालपाल काफी लोकप्रिय हो गई। किस घटना के बाद ग्रामपंथी नेता की तिकड़ी लाल बालपाल काफी लोकप्रिय हो गई थी। असहयोग आंदोलन, बंगाल के विभाजन के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, दांडी मार्च के समय। किस घटना के बाद बताइए। 164 का आंसर बताइए क्या होगा। तो बंगाल विभाजन के बाद। किस आंदोलन के बाद, तो बंगाल विभाजन के बाद। ठीक है, अब देखिए 165 नंबर। कराए बंगाल के चरमपंथी दल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। लाला लाजपत राय, बीजी तिलक, बीसी पाल, अरविंदो घोष, दयानंद सरस्वती। तो चरमपंथी नेता का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था बताइए बंगाल में। 165 का राइट आंसर बताइए। तो बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष के द्वारा। बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष के द्वारा। ठीक है, बंगाल में नेतृत्व किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी चरणों से संबंध नहीं है। कौन संबंध नहीं है बताइए उदारवादी से। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी। तो कौन संबंध नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। आप बताइए। बिपिन चंद्र पाल जो है उग्रवादी नेता था। उग्रवादी को ही अतिवादी, उग्रवादी को ही अतिवादी नेता कहते हैं। उग्रवादी को ही अतिवादी नेता कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका उग्रवादी नेता था। और उदारवादी नेता के अंतर्गत सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये सभी आते थे। अब आइए 167 नंबर प्रश्न। 167 नंबर प्रश्न आपके सामने है। देखिए, कड़ा है हड़प्पा की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हड़प्पा की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में हड़प्पावासी प्रजनन क्षमता से जुड़ी देवियों की पूजा करते थे। हड़प्पावासी पशु पति जैसे देवताओं की भी पूजा करते थे। क्या होगा 167 का आंसर बताइए। बताइए क्या होगा। तो मेरे भाई हड़प्पावासी जो है प्रजनन क्षमता से जुड़ी देवी देवताओं की पूजा करते थे। सही बात है। हड़प्पावासी पशुपति जैसे देवताओं की भी पूजा करते थे। सही बात है। यानी ए और दो दोनों सही है। एक और दो, तो एक और दो दोनों सही है। तो क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन बी। आइए 168 नंबर प्रश्न को देखिए। 168 नंबर प्रश्न आपके सामने है। करा निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद की तीखी आलोचना की थी। जिसने ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा था, जो
मुख्य धारा के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर था? बताइए किसने कहा था और कौन वो नेता थे? बताइए कौन थे? तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए? क्या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे? क्या भीमराव अंबेडकर जी थे? भीमराव रामजी अंबेडकर थे? या दादा भाई नौरोजी थे? या जाकिर हुसैन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है। 169 नंबर, करा निम्नलिखित में से किसे भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा यानी गार्डन टॉम्ब माना जाता है? ईसा खान का मकबरा को, हुमायूं का मकबरा को, सिकंदर लोदी का मकबरा को, या सफदरजंग का मकबरा को? किसके मकबरा को उद्यान मकबरा का माना जाता है? बताइए। 169 का बताइए, हुमायूं का मकबरा को। किसका मकबरा को? तो हुमायूं का मकबरा को। ठीक है। करा 13वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य में धार्मिक संत कवि ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम किस भारतीय राज्य से संबंधित थे? केरल से थे, ये गुजरात से थे, तमिलनाडु से थे, महाराष्ट्र से थे? तो किससे संबंधित थे बताइए? क्या होगा राइट आंसर? 170 का बताइए। तो ये सभी महाराष्ट्र राज्य से संबंधित थे। कहां से? महाराष्ट्र राज्य से। 171 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक के तहत 1850 के दशक तक भारत से अधिकांशतः किन वस्तुओं का निर्यात होता था? कच्चा माल जैसे अप्रसंस्कृत कपास की, अफीम और नील की, या प्रसंस्कृत माल जैसे प्रसंस्कृत कपास, रेशम की, मसाले और चाय की, निर्मित माल की? किसकी की जाती थी निर्यात? बताइए। यानी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत, यानी कि ब्रिटेन ले जाता था, यानी इंग्लैंड ले जाता था 1850 के दशक में, तो किस चीज को ले जाता था अधिकांशतः? बताइए किस चीज को? 171 का बताइए। कच्चा माल जैसे असंतृप्त का कपास, अफीम और नील को ले जाया करता था। ठीक है। तो आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? कच्चा माल, ऑप्शन ए। मौर्य साम्राज्य में किलों की देखभाल के लिए कौन जिम्मेदार था? उसे शाही किले की प्रमुख भी कहा जाता था। कौन था बताइए? समस्थाध्यक्ष, या राजुक, या दुर्गपाल, या अन्नपाल? किसे? क्या होगा आंसर बताइए? 172 का दुर्गपाल कहा जाता था। दुर्गपाल क्या कहा जाता था? दुर्गपाल कहा जाता था। 173 नंबर प्रश्न को देखिए, करा अवध को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में किस वर्ष शामिल किया गया था? अवध को 1854 में, 1860 में, 1852 में, 1856 में? अवध को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में किस वर्ष शामिल किया गया था? बताइए क्या होगा राइट आंसर? 1856 ईस्वी में। क्या होगा आंसर? 1856 ईस्वी। 174 नंबर देखिए, करा 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? पुणे में, नागपुर में, अमरावती में, रायगढ़ में? कहाँ पे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की गठन गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। और ये कहाँ किया गया था? यही बात आपसे प्रश्न पूछ रहा है। 174 नंबर प्रश्न का बताइए, क्या ये पुणे में था, क्या नागपुर में था, क्या अमरावती में था, क्या रायगढ़ में था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है। एलोरा में कैलाश का शिला मंदिर किसने बनाया था? कृष्ण प्रथम ने, परमतंका प्रथम ने, आदित्य प्रथम ने, या विजयालय ने? किसने करवाया था इस मंदिर, एलोरा मंदिर का निर्माण? एलोरा में कैलाश मंदिर का बताइए। तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। 176 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न करा निम्नलिखित में से किस दिन कांग्रेस पार्टी ने सार्वजनिक घोषणा की थी जिसमें भारतीयों से इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया गया था? क्या 26 जनवरी 1932 था, या 26 जनवरी 1930 था, या 26 जनवरी 1928 था, या 26 जनवरी 1929 था? क्या था बताइए वो डेट? निम्नलिखित में से किस दिन कांग्रेस पार्टी ने सार्वजनिक घोषणा की थी कि जिसमें भारतीयों से इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था? किस डेट को बताइए? क्या होगा 176 का आंसर? तो वो डेट हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930। अतिवादी निम्नलिखित में से किस तरीके से स्वराज प्राप्त करने में सहायक मानते थे? आत्मनिर्भरता और प्रत्यक्ष कार्रवाई के द्वारा, या तुष्टीकरण के द्वारा, या अनुनय के द्वारा, या संवैधानिक तरीके से? बताइए किस तरीके से?
तो आत्मनिर्भरता और प्रत्यक्ष कार्यवाही के द्वारा अतिवादी नेता के अंतर्गत कौन कौन आता है बता दीजिए आप। लाल बाल पाल, LBP और आपका हो जाएगा अरविंद घोष। अतिवादी नेता के अंतर्गत लाल बाल पाल और अरविंदो घोष आते हैं। इसी को उदारवादी नेता कहते हैं, उग्रवादी, इसी को उग्रवादी। ठीक है। 178 देखिए, करा धोलावीरा में डैश का उपयोग विशाल किलेबंदी के निर्माण के लिए किया गया था। गारे, पत्थर, सीमेंट, लकड़ी। धोलावीरा में डैश का उपयोग विशाल किलेबंदी के लिए किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? तो पत्थर का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग? किलाबंदी के लिए पत्थर का प्रयोग किया गया था। कहाँ पे? धोलावीरा में। करा स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? 1885 में, 1895 में, 1875 में, 1865 में। किस वर्ष स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष? तो 1875। किस वर्ष? तो 1875। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, करा अवध के अलावा डैश क्षेत्रों में अंग्रेजों द्वारा विभिन्न कटकपूर्ण तरीके से हड़प लिए गए थे। अवध के अलावा झांसी और सतारा को, असम और नागालैंड को, बंगाल और पंजाब को, मैसूर और हैदराबाद को। अवध के अलावा कहाँ कहाँ कटकपूर्ण, कपटपूर्ण यानी छल पूर्वक हड़प किया गया था, हड़पा था अब अंग्रेज? बताइए कौन सा वो जगह हो जाएगा? झांसी और सतारा को छल पूर्वक यानी धोखा से। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था? वायसराय। भारत विनियमन अधिनियम 1773, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1833। किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय किया गया था? बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो भारत सरकार अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम 1858। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आइए 182 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर का राजा कौन था? बहादुर शाह जफर, हुकुम सिंह, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर कहाँ है बताइए? ये आपका भोजपुर में था, यानी अभी का आरा में। इसका राजा कौन था? तो इसका राजा था कुंवर सिंह। इन्होंने ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व यहाँ आरा से किया था। ठीक है। 1905 के बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? 1906, 1919, 1911, 1909। किस वर्ष रद्द किया गया था बताइए? 1911 में। और आप लोगों को पता होगा 12 दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर 1911 को तृतीय दिल्ली दरबार लगा था और इसी तृतीय दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। अब आइए 184 नंबर, करा स्वामी विवेकानंद ने डैश में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में भारत के वास्तविक दर्शन और साहित्य का परिचय पूरे विश्व को दिया था। ये कब हुआ था बताइए? 1893 में, 1853 में, 1873 में, 1883 में। कब हुआ था? क्या होगा राइट आंसर? तो 1893 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। 185 देखिए, 185 क्या कहता है? करा 1857 के विद्रोह से पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ावा मिला था? असम, ग्वालियर, अवध, पंजाब। कहाँ किस क्षेत्र को अपने अधीन करने के बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ावा मिला था बताइए? असम को, ग्वालियर को, अवध को, पंजाब को। किस पे कब्जा किया था बताइए? तो अवध को कब्जा करने के बाद मेरे भाई यही से 1857 की विद्रोह का जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ावा मिलता है। राखी गढ़ी सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है? हरियाणा में, गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में। कहाँ है राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता? कहाँ स्थित है बताइए? 186 नंबर। ये हरियाणा में स्थित है। ये राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध 1556 में, 1540 में, 1526 में या 1567 में? कब कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था बताइए? क्या होगा? 1540 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? तो 1540 ईस्वी में। ठीक है। अब आइए
188 नंबर। करा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स केनी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए 188 नंबर प्रश्न का क्या होगा आंसर? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड कैनिंग था। करा कौन सा अतिवादी नेता ब्रिटिश हिरासत में मृत्यु के बाद शहादत का प्रतीक बन गया? भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, हसरत मोहानी। कौन जो है अतिवादी नेता? बताइए कौन होगा? 189 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? तो भगत सिंह हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? तो भगत सिंह। 190 नंबर प्रश्न को देखिए। 190 नंबर प्रश्न करा भारतीय कृषि पर ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का क्या प्रभाव पड़ा? भारतीय कृषि पर ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का क्या प्रभाव पड़ा? खेती में तकनीकों की प्रगति को प्रोत्साहित किया गया, सिंचाई प्रणाली में सुधार हुआ, किसानों का शोषण करने वाले जमींदारों का एक वर्ग बन गया, किसानों पर करों का बोझ कम हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 190 का? बताइए। तो किसानों का शोषण करने वाले जमींदारों का एक वर्ग बन गया। ठीक है। 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक सिपाही विद्रोह था, ये तो सही है। यह अंग्रेजों के विरुद्ध एक सफल विद्रोह था, सफल तो नहीं था। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में माना जाता है। भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह मुगल सम्राट थे। कौन सा सत्य नहीं है? बताइए क्या होगा? क्या होगा बताइए? 191 नंबर प्रश्न। यह अंग्रेजों के विरुद्ध एक सफल विद्रोह था, यही सही नहीं है, ये एक असफल विद्रोह था। ठीक है। 192 नंबर प्रश्न देखिए। करा महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस कालावधि में किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34, 1932 से 36, 1929 से 1933, 1925 से 1929 किस कालावधि में किया गया था? क्या होगा आंसर बताइए? 1930 से 1934 के बीच किया गया था। ठीक है। 193 नंबर प्रश्न देखिए। करा बौद्ध साहित्यिक कृति महावंश की रचना मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? चीनी में, तिब्बती में, प्राकृत में, पाली में? किस में किया गया था बौद्ध साहित्य कृत महावंश का? चीनी में किया गया था, या तिब्बती में किया गया था, या प्राकृत में किया गया था, पाली में किया गया था? क्या होगा आंसर बताइए? पाली भाषा हो जाएगा। कौन सा भाषा? तो पाली भाषा में। राखलदास बनर्जी ने निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल की खोज की थी? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सुतकोटदा, कालीबंगा। कहाँ इसने खोज की थी? बताइए किसकी खोज किए थे राखलदास बनर्जी ने? निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी? बताइए। 194 का आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो की खोज किया था राखलदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कांस्य की नर्तकी का प्रतिमा मिली है? राखीगढ़ी, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो। कहाँ से कांस्य की नर्तकी मिली है? बताइए। 195 का मोहनजोदड़ो से। क्या होगा राइट आंसर? मोहनजोदड़ो। पुरुष सूक्त का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया? अथर्ववेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में? पुरुष सूक्त का उल्लेख किस वेद में किया गया? बताइए। क्या होगा? ऋग्वेद। पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। 197 नंबर करा है। हिंदू धर्म ग्रंथ श्रीमद्भागवत गीता, जिसे भगवान कृष्ण ने पांडव और कौरवों के बीच महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को सुनाया था, कितने अध्याय में रचित है? 16, 15, 21, 18? कितने अध्याय में रचित है? बताइए क्या होगा? तो 18 अध्याय में रचित है। कितने अध्याय में है? तो 18 अध्याय में है। करा 1700। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न 198। करा 1793 ईस्वी में ब्रिटिश भारत की निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर? कौन थे? बताइए। अस्थायी बंदोबस्त के शुरुआत किसने किया था? क्या होगा आंसर? तो आपका कॉर्नवालिस हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। करा 1857 के विद्रोह के भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास में संबंधित पुस्तक द इंडियन वॉर
ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी? बी डी सावरकर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, सरदार पटेल ने। किसने लिखा है ये द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? कौन लिखा है? बी डी सावरकर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी डी सावरकर। आइए आज का लास्ट प्रश्न को देख लीजिए। 200, प्रश्न संख्या 200। कराए डैश में अंग्रेजों की जीत के साथ 1857 के विद्रोह को समाप्त किया गया। डैश में अंग्रेजों की जीत, कब जीत हुआ था अंग्रेज का? 1867, 1858, 1877, 1860। क्या होगा आंसर बताइए? तो 1858 में अंग्रेजों की जीत के साथ 1857 के विद्रोह को समाप्त किया गया था। करा निम्नलिखित में से कौन राजवंश संगम काल से संबंधित नहीं? संगम काल से पांड्य राजवंश, चोल राजवंश, गुप्त राजवंश, चेर राजवंश, कौन नहीं है बताइए? संगम काल से क्या होगा आंसर? तो गुप्त हो जाएगा, गुप्त नहीं है संबंधित इससे, संगम काल से। समझ गए? तो आई होप दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्त, अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।